मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 3.5 LPA से। पैसा है भाई, अच्छा खासा है। कि जो सर्विस बेस्ड कंपनी में इंजीनियर्स होते हैं क्या वो अंडरपेड होते हैं? मेरे पास 4 ऑफर थे जब मैंने फर्स्ट टाइम रिजाइन किया था। कभी भी आपको ये नहीं बोलना मुझे 15 लाख चाहिए 16 लाख चाहिए। वो मतलब सॉरी मैं कुछ इनसाइट शेयर कर रहा हूँ, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। रिस्क लेना पड़ेगा तभी पैकेज इतना जा पाएगा, रिस्क नहीं लोगे कुछ नहीं हो पाएगा। एक ना डिपेंडेंसी नाम की चीज होती है निशांत IT के अंदर, अगर वो अच्छी बन जाती है ना तो फिर आप राजा बन जाते हो एक टाइम के बाद। IT में काम कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते आई एम डन। प्रोजेक्ट होंगे, UK का होगा, कोई स्पेन का होगा, इसीलिए ना थोड़ा ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर। हाय गाइस, मैं निशांत सर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। आज की वीडियो में हमारे साथ है अजय सुनेजा। अब उनका एक YouTube चैनल है जिन पे 100K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं एंड उसके अलावा यार वो ITC में एक वेब डेवलपमेंट इंजीनियर हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम वगैरह कैसे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह कैसे मिलती हैं। उन्होंने 2.5 LPA से स्टार्ट किया था, Tier 3 कॉलेज से हैं एंड अभी जो उनका पैकेज है 25 लाख प्लस है। तो एक बार उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। Okay, so thank you so much Nishant for having me on your YouTube channel, and it's my pleasure to talk with you and your audience as well. So first of all thank you so much. सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय सुनेजा एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी IT का वो 4.5 साल का हो गया है। और जैसा निशांत ने कहा, हाँ मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 3.5 LPA से और सर्विस बेस्ड कंपनी से स्टार्ट किया। और वैसे आपने मुझे यूट्यूब पे देखा होगा, टेक्निकल सुनेजा यूट्यूब चैनल के नाम से आपने कभी मेरी वीडियोस देखी होंगी। तो मेरा स्टार्टिंग से ही वेब डेवलपमेंट में रहा है। मैंने जितना कंटेंट बनाया है, जितना सीखा है, सब वेब डेवलपमेंट में ही सीखा है। तो मैं फ्रंट एंड पे मेरा जो है टेक्नोलॉजी स्टैक वो React.js पे है, जावास्क्रिप्ट, jQuery और HTML CSS जेनरिक जो चलता है, और बैक एंड में जावा है, स्प्रिंग है, हाइबरनेट है, माईबेटिस है। तो इन टेक्नोलॉजीज़ पे मैंने काम किया है और बेस्ड ऑन कंपनी रिक्वायरमेंट मैंने काम करने की कोशिश की है। और मैंने सपोर्ट में भी काम किया है और मैंने डिलीवरी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। लर्निंग IT में बहुत ज़रूरी है। अगर आप IT में काम कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते आई एम डन। फिर आप चाहे 26 के हो, 28 के हो, 30 के हो, जो भी एज है आपकी, आपको हमेशा सीखते रहना है, आपकी ग्रोथ अपनी हमेशा होती रहेगी। ये तो जस्ट एक निशान ने एग्जांपल दिया 25 लाख का पैकेज, बट लिमिट 30 लाख 35 लाख, कोई लिमिट नहीं है IT के अंदर, और यही IT की ब्यूटी है। तो मेरा जो है निशान, मैं तो यार लर्निंग माइंडसेट है मेरा, मैं सीखता रहता हूँ और कंसिस्टेंसी रहती है उस लर्निंग के अंदर, और वो मुझे हमेशा मोटिवेट रखती है। अब यार एक सबके मन में डाउट होता है कि एग्जैक्टली एक सर्विस बेस्ड कंपनी में कोई एक बंदा काम कर रहा है तो उसका डे टू डे काम क्या होता है। मतलब काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे आपने मेरे साथ बात करी तो बताया कि कुछ लोग सपोर्ट में काम कर रहे होते हैं, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कर रहे होते हैं, कुछ लोग बेंच पे भी बैठे होते हैं जिनको भी कोई प्रोजेक्ट अलॉट नहीं हो रखा होता। तो एक नॉर्मल डे इन अ लाइफ टाइप क्या होता है, उसके बारे में बताओगे थोड़ा? देखो यार निशांत, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जो सर्विस बेस्ड कंपनी है ना, उनको जो बिज़नेस होता है वो बाहर से आउटसोर्स होता है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट होंगे, UK का होगा, कोई स्पेन का होगा, इसीलिए ना थोड़ा ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर। तो जैसे कि मैं कुछ डोमेन के एग्जांपल देता हूँ। एयरलाइन डोमेन हो गया, इंश्योरेंस डोमेन हो गया, बैंकिंग डोमेन हो गया। तो इनके लिए ना जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे कंपनीज जाती हैं, ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनी वहाँ जा रही होती हैं, वहाँ से बच्चे उठा रही होती है और ये सारे इंजीनियर्स वहाँ पे जाते हैं। तो उनको सबसे पहले बूट कैंप ट्रेनिंग दी जाती है, जावा पे होगी, या फिर जिस प्रोजेक्ट में उनको एंगुलर ज़रूरत है तो आपको एंगुलर पे ट्रेन किया जाएगा। तो इन पे आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोसेसेस वाइज बहुत ही अच्छे प्रोसेसेस डिफाइन है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन से ही काम देना शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप जाओगे, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी और ट्रेनिंग देने के बाद आपकी KT होगी उस पर्टिकुलर डोमेन की। अब जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस था 4.5 साल का, वो एयरलाइन डोमेन पे था। तो एयरलाइन डोमेन पे मुझे प्रॉपर पहले KT दी गई, फिर मेरा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। मैं लकी था कि मैं इनिशियली सपोर्ट में डायरेक्ट नहीं गया। मैं आपको बताता हूँ, अभी सपोर्ट कुछ ऐसा नहीं होता हाउ मे आई असिस्ट यू, दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट मतलब होता है आपकी जो भी प्रोडक्शन पे एप्लीकेशन चल रही है वो डाउन ना हो, तो उनके लिए इंजीनियर्स होते हैं जो ऑन द स्पॉट जब आपके पास इशू आएगा तो उसको सपोर्ट दे रहे होते हैं। वो उस तरीके का सपोर्ट होता है। वहाँ पे वो डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं और क्लाइंट से बात भी कर रहे होते हैं। अब जब मैंने ज्वाइन किया, इससे पहले मैं कोफोर्ज में था, तो वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने 6 महीने डेवलपमेंट की, फिर 1.5 साल डेवलपमेंट की। तो वहाँ पे डेवलपमेंट, खाली मैं डेवलपमेंट ही कर रहा था। बट जैसे ही आप डेवलपमेंट से निकलते हो तो आप या तो बेंच पे जाओगे। अगर आप कहोगे मुझे खाली डेवलपमेंट करनी है, मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, तो या तो आप बेंच पे जाओगे। बट आप कहते हो नहीं सर, मैं मिक्स कर लूँगा, मैं सपोर्ट भी कर लूँगा और मैं डेवलपमेंट भी करता रहूँगा। जो भी फिक्सेस आएंगे, बग फिक्स होंगे, वो भी करता रहूँगा। तो आप उस प्रोजेक्ट में हमेशा रिटेन रहोगे। और फिर अगर एक ना डिपेंडेंसी नाम की चीज़ होती है निशांत IT के अंदर, अगर वो अच्छी बन जाती है ना तो फिर आप राजा बन जाते हो एक टाइम के बाद। ठीक है, अगर तुम्हें इंजीनियर वगैरह बनना है
किसी अच्छी कंपनी में तो तुम्हें कोडिंग वगैरह तो सीखनी पड़ेगी, डीएसए वगैरह सीखना पड़ेगा, डेवलपमेंट वगैरह सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात 20% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट कोडिंग निंजास, यार कोडिंग निंजास इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, तुम्हारा डीएसएन, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। एंड जो तुम्हारे इंस्ट्रक्टर्स वगैरह हैं वो स्टैनफोर्ड, आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने अमेज़न, फेसबुक जैसी कंपनीज में काम किया हुआ है। इसके अलावा यार जो तुम्हारा कोर्स स्ट्रक्चर है वो काफी अमेजिंग है। मैं सेकंड ईयर में अपना डीएसए का कोर्स यहीं से किया था एंड मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया था। 200+ हिंट वीडियोस है, क्योंकि तुम अगर कोर्स वगैरह कर रहे हो तो अटकते तो पक्का हो ही, एंड हिंट्स की जरूरत पड़ जाती है। तो C++ डीएसए वाले में 200+ हिंट वीडियोस हैं। इसके अलावा यार तुम्हें टीए सपोर्ट मिल जाता है, 1-on-1 डाउट रिजॉल्विंग। अगर तुम्हें इसके बाद भी हिंट वीडियोस के बाद भी तुम्हारे डाउट्स रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं तो तुम टीए सपोर्ट ले सकते हो, एंड 3 से 4 घंटे के अंदर तुम्हारे डाउट्स वगैरह सॉल्व हो जाएंगे। 20% ऑफ का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। अब बढ़ते अपने आगे वीडियो की तरफ। तो कल्चर वाइज मीटिंग्स, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हो तो प्रॉपर हर स्प्रिंट के लिए मीटिंग्स होंगी, क्लाइंट कॉल होगी, आप कोड चेंजेस करोगे, कोड साइन ऑफ, पीयर टू पीयर रिव्यू, ये सारे प्रोसेसेस सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है। बट सपोर्ट थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट इंटरेक्शन ज़्यादा होता है ना। पर वो सब चीज़ें सीख जाता है, ईमेल लिखना, जब कोई काम करेगा सब कुछ सीख जाएगा। सारी बात एफर्ट की है। आप मानोगे जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे जितने सीनियर्स थे मैं उनकी मेल पढ़ता था, उन्होंने लिखी कैसे है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता था। फिर मैं वही मेल्स के ना स्क्रीनशॉट ले लेता था मोबाइल में, फिर नेक्स्ट टाइम उसी मेल्स को फिर मैं अपने हिसाब से लिखता था। तो मैं तो ऐसे देखता था चीज़ें, और मेरे हिसाब से यार सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, जेब में पैसा आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो जो कल्चर है सर्विस बेस्ड कंपनी का बहुत ही स्मूथ रहता है, ऐसा नहीं है, और पैसा अच्छा खासा पैसा आपको ऑफर हो जाता है। अभी मैं बात करता हूँ आगे जो निशान के क्वेश्चन होंगे उसके हिसाब से, बट पैसा है भाई, अच्छा खासा है। वो क्यों नहीं मिल पाता उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। अब जैसे भैया ने बोला पैसा है, जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं स्टार्टिंग में थोड़ा कम ऑफर कर रही होती है एज कम्पेयर टू जो काउंटर पार्ट्स है तुम्हारे प्रोडक्ट बेस में। तो स्टार्टिंग सैलरी 3.2, 3.5, 4, 5 LP ऐसे टाइप की होती हैं। बट जब जैसे भैया ने भी स्टार्ट किया था 3.5 से, अभी वो 25+ का उनको पैकेज मिला है। तो वो कैसे, वो जर्नी क्या थी, कैसे कैसे आप आगे बढ़े, कैसे कैसे प्रमोशंस हुए या फिर इंक्रीमेंट्स हुए, सैलरी नेगोशिएशन हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बताओगे? ओके, सो निशांत, होता क्या है, जैसे जब हम कोई सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करते हैं तो इनिशियल टाइम पे जो आपको पैकेज ऑफर होता है या 3.2 हो रहा है या 3.5 हो रहा है। अभी जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूं तो अब थोड़ा कंपनी ने चेंज कर लिया है। अब जैसे मेरी जो प्रीवियस कंपनी थी उन्होंने 4.2 देना शुरू कर दिया है, और ऐसे एसेंचर में 6 आपको मिल जाता है, 5.5 मिल जाता है। थोड़ा सा अब चेंज हो गया इन चीज़ों में। आज से अगर 3 साल पीछे जाता हूँ तो 3.2, 3.5 में आपको हायर किया जाता था, अब थोड़ा सा चेंज ये हो गया है। तो आपको हर 6 महीने बाद अपने आप को असेसमेंट करना है कि यार अभी मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ उसकी वैल्यू है या नहीं है, क्या मैं सीख रहा हूँ या नहीं सीख रहा हूँ। और अगर आप सीख रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर पैकेज आपका 3.5 या 4 भी है, आपको 1.5 साल या 2 साल एक कंपनी में रुकना चाहिए। उस डोमेन की एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छी MNC सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, और आपके लिए इजी रहेगा नेक्स्ट टाइम किसी और सर्विस बेस्ड कंपनी में जाने में, क्योंकि प्रोसेसेस वाइज हर सर्विस बेस्ड कंपनी में सेम रहते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा। वो लोग भी सपोर्ट मेंटेनेंस कर रहे होंगे और वो लोग डेवलपमेंट भी कर रहे होंगे। अब वहाँ आपका लक है और आपके स्किल्स है। अगर आप वो स्किल्स दे पा रहे हो तो आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में चले जाओगे। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, प्रॉब्लम है, तो फिर आप कोर सपोर्ट में भी जा सकते हो, और कोर सपोर्ट के अंदर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होता, एंड उस कोर सपोर्ट को कहते हैं L2 सपोर्ट। तो L3 सपोर्ट आपको मिल सकता है जहाँ पे डेवलपमेंट भी होती है और क्लाइंट से इंटरेक्शन भी होता है। और मेरे हिसाब से एज अ डेवलपर आपको सपोर्ट एक बार तो 6 महीने या 4 महीने ज़रूर करना चाहिए, उससे आपकी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो अभी जैसे निशान ने कहा, तो मेरा पैकेज भी ऐसे ही था, फिर मैंने रिज़ाइन किया तो समहाउ मैं अपनी कंपनी में रिटेन हो गया था। मेरे पास 4 ऑफर थे जब मैंने फर्स्ट टाइम रिज़ाइन किया था। तो निशांत हुआ क्या था, मेरा 2 साल का बॉन्ड था। अब सर्विस बेस्ड कंपनी में बॉन्ड भी होता है, तो जैसे ही मेरा बॉन्ड खत्म हुआ तो मुझे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल गया स्पेन का। बट कोविड की वजह से मेरी फ़्लाइट कैंसिल हुई तो मैं नहीं जा पाया वहाँ पे। फिर अब हम सब अपने घर पे थे कोविड के टाइम पे, अब क्या करें, तो ऑफिसेज वगैरह। फिर इस टाइम पे IT में आया बूम, बहुत ज़्यादा हायरिंग होने लग गई। ठीक है, उस टाइम पे ये भी था कि काफ़ी लोग फायर भी हो रहे थे। बट दिसंबर जब जैसे ख़त्म हुआ, थोड़ा कोविड का मिड टाइम था, बहुत ज़्यादा हायरिंग शुरू हुई, बल्क में हायरिंग। अब वर्चुअल हायरिंग हो रही है, अब आपको ऑफिस जाके इंटरव्यू नहीं देना है उस टाइम पे। तो मेरे पास 4-5 ऑफर्स आ गए थे उस टाइम पे, और एक अच्छा खासा ऑफर था, तो मेरे को मेरी कंपनी ने रिटेन कर लिया और मैं रिटेन हो गया। तो ठीक है जी, अब रिटेन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया था 3.5 का। अब क्या हुआ, मैंने एक प्रोजेक्ट आया
गेट्स भी फ्रेमवर्क के ऊपर, जितने भी इंजीनियर्स या फ्रंट एंड वाले समझ जाएंगे। तो वहाँ पे रिएक्ट जेएस था, अच्छा प्रोजेक्ट था, पूरा CI/CD पाइपलाइन एवरीथिंग। तो वो सब मुझे ही मैनेज करना था और मेरे साथ 3-4 लोग और थे। तो मैंने वो पूरा प्रोजेक्ट किया एंड टू एंड, 8 महीने 9 महीने की वो पूरी स्प्रिंट निकाली बहुत अच्छे से। और उसके बाद सब कुछ अच्छा था, बट मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई माइंडट्री से। आप सब लोगों ने सुना होगा माइंडट्री के बारे में। तो वहाँ पे मेरे को आई और वो सेम प्रोफाइल के लिए आई जो मैंने लास्ट प्रोजेक्ट किया। अब आप देखो, आप रिलेट कर पाओगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। मैं नहीं प्रिपेयर था कि मुझे नेक्स्ट टाइम स्विच करना भी, नहीं था मैं। बट जब आप मेहनत कर रहे हो तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। मैंने वो प्रोजेक्ट निकाला, वही प्रोजेक्ट का सेम एक्सपीरियंस मेरे को माइंडट्री में काम आया। मैंने फ्रंट एंड का इंटरव्यू निकाला और सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे निकाली। 2 राउंड हुए थे, निकाले। उसके बाद फिर मेरे को TCS से आया, फिर बिरला सॉफ्ट से आया, फिर EXL सर्विस से आया, IBM किंडल से आया, ITC से आया, ट्रेंटोर सॉफ्टवेयर से आया। और तो मतलब इस तरीके से ऑफ़र्स लाइंड अप होते गए। अब मेरे को जब ऑफ़र आया, फॉर मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मुझे ऑफ़र आया 15 लाख का, ठीक है। अब 15 लाख का जब ऑफ़र आया, अब नेक्स्ट कंपनी से मैं कैसे कहूँ कि मेरा पैकेज तो 15 लाख नहीं है, मेरा पैकेज 9 लाख है, एग्जांपल लो। हाँ। तो अब 9 लाख है, 15 लाख मेरे पास ऑलरेडी, आई एम ऑलरेडी होल्डिंग ऑफर ऑफ 15 LPA। हाँ। तो मैं बोलता था उनको, और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी फ्रेशर्स अभी देख रहे हैं, कभी भी आपको ये नहीं बोलना मुझे 15 लाख चाहिए, 16 लाख चाहिए, नहीं। हाँ। जितना आपका CTC है, आप बोलो आई एम लुकिंग फॉर 40 to 50% हाइक। हमेशा आपको बिटवीन लगाना है उसमें, नंबर्स में 40 to 50%। ये मत बोलो 50% हाइक देख रहा हूँ, नहीं, 40 से 50% हाइक देख रहा हूँ। तो मान लीजिए मेरे को 15 मिल रहा है, तो मैं बोलता था कि अब मेरे पास 15 LPA का ऑफर है, तो मैं इस पर 20% हाइक देख रहा हूँ। तो फिर वो 17-18 ऐसे मतलब मैं एक्सपेक्ट करता, मतलब तो मिल जाता था। 18 मिल गया, फिर 18 मिलने के बाद मैं फिर वो कम, क्योंकि ना HR बड़े स्मार्ट हैं, वो मतलब सॉरी मैं कुछ इनसाइट शेयर कर रहा हूँ, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। HRs वगैरह जैसे ना, वो अब आपको उनको इंश्योर करना पड़ेगा आप उनको ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो आप प्रॉपर लास्ट में हर HR को मेल डालोगे। ऐसे आप क्लोज मत करना। कल को अगर आपको कंपनी में दोबारा जाना पड़ गया तो आपको अच्छे से मेल डालनी है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने आपको ज्वाइन नहीं किया, और मैं इस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा हूँ, इसलिए मुझे वहाँ मिल रही थी, इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो जितने भी मेरे HRs थे, मैंने सबको मेल डाला, सबका नंबर मेरे मोबाइल में सेफ है, एक अच्छे तरीके से उसकी चीज़ को क्लोज़ किया, और फिर मैं एक नई कंपनी में गया। तो आपको हर 6 महीने के अंदर अपने आप को असेसमेंट, खुद का असेसमेंट करना है। मैं यहाँ हूँ, क्यों हूँ, वाई का आपको जवाब पता होना चाहिए। एक टाइम पे आके निशान ना कंफर्ट आ जाता है। मैं जिस कंपनी में था कंफर्ट आ गया था, तो वो कंफर्ट अच्छा लगता है एक टाइम के बाद, फिर वो आपका पैकेज एक जगह रुक जाएगा। रिस्क लेना पड़ेगा तभी पैकेज इतना जा पाएगा, रिस्क नहीं लोगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो यही था यार। फिर मतलब बातचीत करने वाली बात है सारी। आप कैसे नेगोशिएशन क्या है, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो बात नहीं करेंगे तो नेगोशिएशन कुछ नहीं हो पाएगा, बात करेंगे तभी तो कुछ बात बनेगी ना। तो बात करते करते ही वो कहानी 25 तक पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सही, काफ़ी सही, काफ़ी इंस्पायरिंग है। मतलब एक 3.2 3.5 से स्टार्ट करके 25 तक पहुंचना 3.5 साल में, तो काफ़ी अमेजिंग जर्नी रही है आपकी यहाँ तक। तो इससे ज़्यादा भी ऑफर था, बट वही है कि फिर थोड़ा ब्रांड वैल्यू भी इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ। आपको हमेशा थोड़ा ब्रांड के साथ भी रहना चाहिए। और ठीक है, आई थिंक मुझे ITC जाना था तो मैं ITC चला गया यार। सही। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक बंदा फुल स्टैक इंजीनियर, फुल स्टैक वेब डेवलपर कैसे बन सकता है, उसके बारे में आप थोड़ा बताओ कि लाइक कौन सी टेक्नोलॉजीज या फिर चीज़ें उसको आनी चाहिए 2022 में, ताकि एक वो फुल स्टैक इंजीनियर कहला सके। देखो भाई, मैं सीधा घुमाऊंगा नहीं, सीधी बात बोलता हूँ। आज के टाइम में अगर आपको फुल स्टैक में जाना है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं आपको क्यों बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, अपना बताता हूँ मेरा क्या है। मैं फ्रंट एंड में रिएक्ट में हूँ, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, फ्रंट एंड में, और बैक एंड में जावा है। तो कुछ लोग अपना करियर शुरू करते हैं खाली जावा से, जैसे मैंने किया था। उस टाइम मैं फ्रंट एंड में था नहीं एक्चुअली। हाँ। तो काम किया और मुझे खाली jQuery में ज़्यादा कंफर्टेबल था जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी। फिर रिएक्ट आया, रिएक्ट सीखा, उस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए, और अपने आप मुझे उस टाइम प्रोजेक्ट नहीं मिला था निशांत, मैं खुद ही पढ़ने में लगा हुआ था, पढ़ रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ। हाँ। और उसके बाद सडनली प्रोजेक्ट आया और मैंने काम कर लिया, क्योंकि प्रोजेक्ट देखो, ट्यूटोरियल्स जब तक पढ़ रहे हो ठीक है, बट कंपनी में जो प्रोजेक्ट में काम हो रहा है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने मैंने भैया अजय भैया की रिएक्ट की सीरीज़ ख़त्म कर दी, नहीं, वो ख़त्म कर दी है ठीक है, बट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस अलग होगा भाई, वो बेसिक्स है। बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जो प्रोडक्शन में कोड चल रहा है और जो ट्यूटोरियल से, नहीं, बहुत डिफरेंस होता है उसके अंदर। ये खाली आपको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए है कि आप जब आप वो कंपनी ज्वाइन करो तो वो कोड को समझ पाओ कि क्या लिखा है, बेसिक आपको क्लियर हो। तो अगर आपको फुल स्टैक में जाना है, अगर आप बिल्कुल नूब हो, कोई आइडिया नहीं है,
कॉलेज स्टूडेंट हो और अभी सोच रहे हो जाने का, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँगा आप मीन में जाओ या मर्न में जाओ। मीन स्टैंड्स फॉर मोंगोडीबी, एंगुलर, नोड और एक्सप्रेस। नोड और एक्सप्रेस की हेल्प से आप पूरा बैकएंड बनाओगे, आप वेब सर्विसेज बना रहे होगे, और एंगुलर की हेल्प से और मोंगोडीबी आपका डेटाबेस स्टोर, जैसे काइंड ऑफ नो सिक्वल है तो वहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो, जो भी डेटा होगा वहाँ पे स्टोर होगा। और फ्रंट एंड पे आपका एंगुलर चलेगा। या तो मीन में चले जाओ या मर्न में चले जाओ या रिएक्ट में चले जाओ, बाकी मोंगो एक्सप्रेस सब सेम रहेगा। इसमें आप डायरेक्ट एज अ फुल स्टैक जा सकते हो। बहुत कंपनी में डिमांड है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। बट मेरा जो CV है वो है जावा फुल स्टैक। तो मेरे केस में जो वेटेज रहती है वो 3, जैसे 4 साल एक्सपीरियंस है तो 3 साल जावा में होना चाहिए और 1 साल आपका फ्रंट एंड में होना चाहिए। तो मेरे केस में मैं मीन नहीं लेके आ सकता यहाँ पे, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मेरे पास टेक्नोलॉजी है। तो ये चीज़ है। तो मतलब अगर आपको एज अ फुल स्टैक में जाना है तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है, जावास्क्रिप्ट को पकड़ो यार। क्योंकि ना फिर आपको क्योंकि फुल स्टैक जितना अच्छा लगता है बोलने में, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा। तो सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है और सब कुछ याद करना ही पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर जावास्क्रिप्ट के अराउंड रहोगे तो ज़्यादा ईजी है जल्दी फुल स्टैक डेवलपर बनना। और अगर आप कहोगे कितने मंथ में हो सकता है, उसका आंसर भी मेरे पास है। अगर आप नॉर्मल बेसिक अगर मैं बात करूं, अगर आपने करियर शुरू, पहले बात करते हैं एक्सपीरियंस, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो भी जावा में काम कर रहे हैं, ASP में कर रहे हैं या फिर PHP में कर रहे हैं, जो बैक एंड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, अगर वो साथ में फ्रंट एंड सीख लेते हैं तो एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो 6 से 7 महीने के अंदर एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के आगे अपने एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस को लेके एक जॉब क्रैक कर सकते हैं। अगर कोई फ्रेशर देख रहा है तो वो 9 महीने के अंदर, 8 से 9 महीने के अंदर अपने आप को इन टेक्नोलॉजीज़ पे मास्टर करके एक प्रोजेक्ट बिल्ड करके अपना आगे अच्छी एक जॉब ले सकता है। अब यहाँ पे सर्विस बेस होगा तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जितना आपने प्रोजेक्ट किए हैं और जितना आपने काम किया है प्रोजेक्ट के अंदर, उसके हिसाब से। फ्रंट एंड इंटरव्यूज़ के अंदर निशान क्या होता है कि इतना ज़्यादा DSA पे फोर्स नहीं किया जाता। एरे और स्ट्रिंग के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एरे और स्ट्रिंग के बेस पे रहेंगे। वो आप अगर कर देते हो, पहला राउंड आपका होगा। बट अगर आप खाली प्रोडक्ट बेस के लिए जा रहे हो, सब कुछ फुल स्टैक को भी साइड रखते हैं, पहली चीज़ है वो है DSA। जितना ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की एबिलिटी को आपके टेस्ट किया जाएगा। अगर आप कहते हो सर मैं रिएक्ट में बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं 4 दूंगा, भाई 4 दोगे बट पहला राउंड तुम्हारा DSA पे होगा और दूसरा भी DSA पे हो सकता है। रिएक्ट पे काम तुम कंपनी में जरूर करोगे, ऐसा नहीं कि तुम सारे DSA के कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। बट क्राइटेरिया है कि पहले आपको DSA का राउंड निकालना पड़ेगा। तो अगर प्रोडक्ट ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। अगर तुम ये बच्चों क्लियर नहीं होता निशान, वो बाद में फिर कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, डिमोटिवेट हो रहे हैं। बहुत क्लियर है भाई, फंडा बहुत ही क्लियर है। सर्विस बेस का ये फंडा है, प्रोडक्ट बेस का ये है। टारगेट सेट करना है मेन, कि सर्विस बेस में जाना है या प्रोडक्ट में जाना है। प्रोडक्ट में जाना है तो तुम्हें DSA वगैरह करना ही पड़ेगा। एंड अगर सर्विस में जाना तो फिर तुम कोई भी अगर फ्रंट नहीं जरूरी, हाँ मतलब आइडिया, हाँ आपको नॉलेज होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चंस मैं ये नहीं कर रहा यार, अब ऐसा नहीं कि इस वीडियो को देखने के बाद भाई हमें कुछ करना ही नहीं, भाई ऐसे नहीं करना है। आपको क्वेश्चंस तो करने ही हैं, ऐसा नहीं है। देखो यार मैं ना थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ। DSA इज़ व्हाट, आपको एक सोचने का तरीका मिलता है। अब मैं एक लाइन ऑफ कोड लिख रहा हूँ, 10 लाइन लिखी है मैंने। अब निशान ने कहा भैया कि 10 लाइन क्यों लिखी है आपने, ये इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये आप एल्गोरिथम यूज़ करो ना, आपको 4 लाइन में कोड हो जाएगा। आप क्यों अलग से आप लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिख रहे हो? आप ये आप एरे लिस्ट यूज़ करो, इसमें आप सारे एलिमेंट्स ऐड करो और आइटरेट कर लो। काइंड ऑफ जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मतलब ऐसे आप देखो, मतलब तो ऐसे आप, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा DSA के कॉन्सेप्ट लगा रखे होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके इतने अच्छे होंगे, तो उतना आप अच्छा सोच पाओगे। सोचना ही है मेरे हिसाब से, उतना अच्छा आप लॉजिक लगा पाओगे। बिल्कुल सही बात है। तो भैया अब एक काफी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्वेश्चन, मैं आपको पहले थोड़ा बता रहा हूँ कि जो सर्विस बेस्ड कंपनी में इंजीनियर्स होते हैं, क्या वो अंडरपेड होते हैं? क्योंकि अगर आप पैकेजेस देखते हो प्रोडक्ट वाले, तो वो 8-9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, कई बार वो 50 तक पहुंच जाते हैं फ्रेशर्स के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई एक सर्विस बेस्ड कंपनी है तो वो स्टार्टिंग उसकी 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख पे होती है। एंड 7-8 तक जितना मेरे को पता है, कुछ कंपनीज जैसे पब्लिसिस्ट, सेपिएंट है जो 12, 13, 14 दे देती है। उसके अलावा ज्यादातर कंपनीज इसी रेंज में रहती है। तो इसका आप थोड़ा आंसर देना चाहोगे? मैं बिल्कुल इसका आंसर देना चाहूँगा। ये जो निशान बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो इन्होंने बात बोली है। बट अब ना निशान थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है यार। मैंने अभी इंटरव्यूज़ दिए हैं बहुत सारे। अब ना कंपनीज पैसा दे रही है भाई, अच्छा खासा दे रही है। 20-20 लाख, 22-22 लाख का पैकेज मिल रहा है। एज एक्सपीरियंस बताऊं तो अब मान लो अगर आपका पैकेज, अब जैसे यहाँ थोड़ा 90 डेज़ नोटिस पीरियड हो गया है, पहले 60 दिन होता था, अब 90 डेज़ हो गया है। तो लोगों के पास और टाइम हो गया है ना, कंपनी काउंटर करने का थोड़ा टाइम रिजर्व हो जाता है।
तो पैसा मिल रहा है भाई। मेरे हिसाब से सर्विस बेस्ड कंपनी अंडरपेड नहीं है, माइंडसेट की बात है। अब जैसे मैं हूँ, या तो मैं यार चेंज ही नहीं करता, वहीं बैठा रहता, और जो मुझे वहाँ से ऑफ़र मिल रहा होता है उसी में रिटेन हो जाता है, या तो एक ये तरीका है खुश होने का, या एक ये नहीं यार चला जाए, यार देखा जाए, एक्सप्लोर किया जाए। ये जो इतना मैं आसानी से बात बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल था मेरे लिए कंपनी छोड़ना पुरानी और दूसरी कंपनी जाना। एक कंफर्ट जोन से निकलना मुश्किल होता है, बट अगर आप निकल जाते हो और वो चीज़ अगर आपने कर दी, फिर आप खेल जाओगे। फिर वो कहते हैं ना, शेर के मुंह पे खून लग गया। तो वही वाली बात है। अब एक बार आप निकल गए तो फिर आप फ्रीडम है आपको, फिर आप आगे जाओगे, वहाँ के एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, एक नया नेटवर्क बनेगा, नया डोमेन होगा, नए लोग होंगे, नया काम होगा। तो निशांत, अगर मैं आपका आंसर करूँ जो आपने सवाल पूछा है, सर्विस बेस्ड कंपनी अंडरपेड नहीं है। आप चेंज करो ना, आपको स्विच तो करना पड़े। हाँ यार निशांत, ये हम बोल रहे हैं 20-25 लाख की, एक कंपनी में रह के आप 20-25 लाख नहीं कर पाओगे, ये ट्रू है। सर्विस बेस्ड कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो उस कंपनी में रह के आप को 25 साल लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। तो आपको स्विच तो करना पड़ेगा, विदाउट स्विच ये पॉसिबल नहीं है, ये भी सच है। तो मेरा दूसरा स्विच था ये। पहले स्विच में मैं रिटेन हो गया था, पर दूसरे स्विच में मैंने फिर तो वही आपको काउंटर ऑफर चाहिए, तभी हो पाता है, ऐसे नहीं होगी, चाहे आप काउंटर्स काउंटर्स का खेल है सारा, बिल्कुल काउंटर्स का खेल है वैसे। और बातचीत कैसे कर रहे हो आप। और बाकी निशांत तो वीडियो अच्छी अच्छी बनाता है, फॉलो करते रहो इसके चैनल को, निशांत के। बाकी जितनी भी टीएस फैमिली है, हमारी टेक्निकल सुनेजा की फैमिली है, जो जितना लोग अभी आ रहे हैं, निशांत के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियोस देखना। वीडियो सेक्शन में जाके बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं प्रोडक्ट बेस के ऊपर। बिल्कुल। और भैया ने एक काफ़ी अच्छी बात बोली कि पॉजिटिव रहना है, मेहनत करते रहना है, चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं। सो इसी नोट पे वीडियो खत्म करते हैं भाई। कभी नहीं निशांत, हाँ। कभी नहीं सोचा था मैंने निशांत की ये चीज़ें ऐसे होंगी। बस मेहनत करते रहो, लाइफ बदल जाएगी यार। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार। एंड भैया के चैनल टैग्ड होगा, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, हर जगह टैग्ड होगा, जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड चेकआउट जरूर करना वीडियोस। तुम्हें कुछ भी पढ़ना हो फ्रंट एंड रिलेटेड, बैक एंड रिलेटेड, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं एंड इन जनरल भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतना ही था आज वाली वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए